Hello everyone, welcome you all on the platform of एनडीए मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी द्वारा की जाने वाली गति यानी मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम अर्थ के बारे में देखे थे और अर्थ का शेप देखे थे कैसा होता है, और उसके बारे में पूरी जानकारी लिए थे कि अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर अपसौर के बारे में पढ़े थे। इन सब चीज़ों को कैसे वो घूमता है, किस पाथ पे घूमता है, किस पाथ पे वो रिवॉल्यूशन करता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली वीडियो यानी कि कल के वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा की जाने वाली मोशन, पृथ्वी द्वारा जो गति किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी द्वारा की जाने वाली गति, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो पृथ्वी द्वारा दो प्रकार की गति की जाती है। पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। पहला परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण। ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन के बारे में समझिए। रोटेशन होता है कि अपने आप में घूमना, अपने आप में घूमना। कोई चीज है और जैसे कि मान लीजिए ये कोई चीज है और ये खुद ही ऐसे ऐसे ये घूम रही है। ऐसे अगर ये घूमती है तो ये क्या कर रही है, ये रोटेशन कर रही है यानी कि परिभ्रमण कर रही है ऐसे। तो वही होता है, ये हमारा पृथ्वी है और ये क्या कर रहा है कि ऐसे 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 ये घूम रहा है। ऐसे क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। तो ये रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने ही धुरी के चारों ओर की जाने वाली वृत्ताकार गति परिभ्रमण कहलाती है यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपनी ही धुरी पे वृत्ताकार गति में परिभ्रमण करना, ये वृत्ताकार गति में परिभ्रमण ऐसे ऐसे करना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूरे करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। परिभ्रमण के प्रभाव, सबसे पहला इस बात को याद रख लीजिए कि पृथ्वी के द्वारा परिभ्रमण करने में जो समय लगता है, एक पूरा पूरा परिभ्रमण में जो समय लगता है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का लगता है। ठीक है, देखिए परिभ्रमण जब होता है तो क्या उस पर क्या प्रभाव क्या पड़ता है, कुछ तो होता होगा वो परिभ्रमण का। देखिए उसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ उसके कारण बढ़िया होता होगा। तो क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है, उस पर इफेक्ट जो पड़ता है, परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। सबसे पहला, अगर ये ऐसे घूमे ना तो ये दिन और रात होगा ही नहीं। क्यों, देखो यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है। अब ये इस साइड है तो इस साइड, अभी इस साइड ऐसे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा, ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा सन। अब इस साइड ये क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है। ये जो हमारा सूर्य है ये इस साइड ऐसे लाइट दे रहा है। ठीक है, अब पीछे क्या है, पीछे के हिस्से में तो अंधेरा है, अभी लाइट जा ही नहीं रहा है। तो इस साइड क्या है, रात है, और इस साइड क्या है, दिन है। अब ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक समय आएगा ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद अब यहाँ दिन हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, रात हो जाएगा। तो परिभ्रमण के कारण ही क्या होता है, दिन व रात होते हैं। ठीक है, देखिए आगे, ये हो गया परिभ्रमण का पहला इफेक्ट, पहला प्रभाव क्या पड़ा। दूसरा, परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी की सतह पर कोरिलियस फोर्स उत्पन्न होता है, जो कि वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा से दाहिनी ओर मोड़ देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उन्हें बाईं ओर मोड़ देता है। एक कोरिलियस फोर्स होता है, खुद ही सोच के देखिए, ये ऐसा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, तेजी से घुमा रहा हूँ। यहाँ जो व्यक्ति होगा उस इस साइड की ओर भागेगा, मतलब उसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, झटका ऐसे। तो क्या होता है, ये ऐसे जैसे ये ऐसे घूमेगा तो एक व्यक्ति पर झटका लगेगा, तो वो जो झटका लगता है, वो जो फोर्स उत्पन्न होता है, उसी फोर्स को कहते हैं कोरिलियस फोर्स है। ये अर्थ ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक फोर्स उत्पन्न होगा, और वो फोर्स में क्या होगा, वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा से दाहिनी ओर मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तु है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तु है, इसको किस डायरेक्शन में मोड़ देगा, तो दाहिनी, इस डायरेक्शन में। उत्तरी गोलार्ध
यहाँ पर जो वस्तु होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर क्या कर देगा, मोड़ देगा। और जो इधर है यहाँ पे जो वस्तु है उसको उत्तरी गोलार्ध में मोड़ देगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा से दाहिनी ओर मोड़ देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। दक्षिणी गोलार्ध वाले वस्तु को बाईं ओर मोड़ देता है। कोरिलियस फोर्स विषुवत रेखा पर शून्य होता है। हाँ, अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए कोरिलियस बल का मान विषुवत रेखा पे क्या होता है, शून्य होता है। विषुवत रेखा इसे कहते हैं, ये है हमारा इक्वेटर, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कोरिलियस फोर्स बिल्कुल जीरो होता है। यहाँ पे कोई पता ही नहीं चलेगा, ये ऐसे घूम रहा है, ये बीच में अगर आप खड़े हैं तो इस पर कोई नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर खड़े रहेंगे तो हमें बल का महसूस होगा जब ऐसे घूमेगा। तो अब ये ऐसे घूम रहा है, हम यहीं पे है तो कोई झटका नहीं, यहाँ पे कोई झटका नहीं, ऐसे घूम रहा है, कहीं हमें जाने का जरूरत नहीं। ये ऐसे है, ये वाला स्थान जो है एक ही जगह पे ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ वाले को ऐसे पूरा राउंड होना पड़ रहा है, तो एक ही जगह पे ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पे क्या होता है, शून्य होता है कोरिलियस फोर्स। विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ कोरिलियस बल का मान भी बढ़ता जाता है। अब यहाँ से इधर बढ़ो या यहाँ से इधर बढ़ो तो क्या होता है, कोरिलियस फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। ध्रुव पर यह बल सर्वाधिक होता है और यहाँ पर जो है ये वाला स्थान पे सबसे ज्यादा ये वाला फोर्स महसूस होता है। ऐसे ऐसे ये घूम रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये फोर्स महसूस होता है। यहाँ पे जीरो होता है और इससे ऊपर नॉर्थ या साउथ इससे दूर हटते हटते हमारा फोर्स बढ़ते जाता है कोरिलियस फोर्स। तो याद रखना कोरिलियस फोर्स क्यों उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। और देखिए आगे, वस्तु की गति बढ़ने के साथ साथ कोरिलियस फोर्स का मान भी बढ़ जाता है। अर्थ पे कोई चीज है वो स्पीड में जा रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वहां पे कोरिलियस फोर्स भी अधिक लगेगा। उस वस्तु पे क्या होगा, कोरिलियस फोर्स भी अधिक लगता है वेस्ट टू ईस्ट में। अब देखिए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो हमने क्या देखा, दो पॉइंट देखा। पहला पॉइंट, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, दिन और रात होता है परिभ्रमण के कारण। दूसरा, कोरिलियस फोर्स उत्पन्न होता है, कोरिलियस फोर्स का क्या क्या काम होता है ये सब देख लिए। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशन, सेकेंड पॉइंट, रिवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना, अब रिवोल्यूशन होता है किसी चीज का चक्कर लगाना। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है और आप यहाँ पे ऐसे इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन, अब ये पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, तो सन का। किसका लगाता है, सन का। भी यहाँ पे एक सन है और यहाँ पे पृथ्वी है, और हम बताए थे यह एक इलिप्टिकल पाथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इस पे ऐसे ऐसे घूमते 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 ये चक्कर लगाता है। ऐसे ऐसे पहले तो खुद में भी घूमता है, परिभ्रमण करता है, रोटेशन भी, ये रिवोल्यूशन भी करता है, साथ साथ परिक्रमा भी करता है ऐसे। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली वृत्ताकार गति परिक्रमण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में टोटल कितना समय लग जाता है, 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। अब ये देखिए, यही 6 घंटा जो है 4 साल बाद एक दिन का रूप ले लेता है। देखिए एक दिन में 24 घंटा माना जाता है, 23 घंटा 56 मिनट, है ना। तो यही 6 घंटा, 6 घंटा क्या हो रहा है, एक पूरा मतलब 365 दिन और 6 घंटा लग रहा है एक पूरा परिक्रमण करने में, एक बार घूमने में। तो पहला बार जब घूमा तो 6 घंटा एक्स्ट्रा लिया, दूसरा बार घूमा 6 घंटा एक्स्ट्रा लिया, तीसरा बार घूमा 6 घंटा एक्स्ट्रा लिया, और चौथा बार घूमा फिर 6 घंटा। ये टोटल 6 घंटा करते 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 एक दिन का रूप ले लेगा। 6 चौक 24, 24 घंटा हो ना गया, तो ये क्या कर लेगा, एक दिन का रूप ले लेगा। यही होता है 4 साल में एक बार एक दिन बढ़ जाना, यानी कि 365 के जगह 366 दिन होता है, जिसमें फरवरी के मंथ में 28 के बजाय 29 का महीना हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। तो पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में पूरा 365 दिन 6 घंटा लगता है। पृथ्वी की पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलते हुए परिक्रमण करती है। ये पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर घूमता है। पूरब पश्चिम इधर होता है, इधर ये ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है, ये घूमता है। ठीक है ना,
इधर होता है तुम्हारा ईस्ट, देखो ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इधर से इधर ऐसे पृथ्वी घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो याद रखना, पृथ्वी जो घूमता है, परिक्रमण जो करता है, वो वेस्ट टू ईस्ट में करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा ये है, इसके बारे में हम बता चुके थे, पृथ्वी की कक्षा किसे कहते हैं, धुरी किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कल। और इसी कक्षा पे ये क्या करता है, घूमता है, और इसी घूमने को क्या कहलाता है, पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। अब इसी प्रकार देखिए, पृथ्वी का परिक्रमण का क्या क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या पड़ता है इसके कारण। तो पृथ्वी पर ऋतुओं के निर्माण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीनों के दिन व रात जो होते हैं, दिन व रात के लिए पृथ्वी का परिक्रमण तथा उनका अक्षांशीय झुकाव जिम्मेदार है। अब पृथ्वी पर जो दिन व सॉरी ये ऋतु परिवर्तन होता है, वो इसी के कारण होता है। देखिए कैसे होता है। और साथ ही साथ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, ये जो ध्रुव पे, ये पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा ध्रुव है, यहाँ और यहाँ, यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का जो रात होता है, उसका कारण भी यही है, परिक्रमण, ठीक है ना, ये जो परिक्रमा करता है। पहला बात, वसंत परिवर्तन होने का ये झुकाव 23.5 डिग्री जो ये झुका हुआ है नॉर्थ पोल की उधर की वाला 23.5 डिग्री एंगल में, तो ये एंगल के कारण और घूमने के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर शरद ऋतु आ जाता है। इसी प्रकार से देखिए कैसे, अब समझिए इस बात को। तो सबसे पहले हम इक्वेटर विषुव के बारे में देखते हैं, इक्विनॉक्स के बारे में। विषुव क्या होता है, हम देख क्या रहे हैं कि ये जो सर्दी और गर्मी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये परिक्रमण के कारण हो रहा है। परिक्रमण के कारण कैसे होता है, कैसे मतलब शरद कब से चालू हो जाता है, कब से गर्मी चालू हो जाता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो वर्षा के वह दिन जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत स्थित होता है, वह विषुव कहलाता है। देखो, वर्षा बोल दिए, वर्ष का वह दिन जब सूर्य का प्रकाश इधर से आया, ये रहा सूर्य, और इसका ये वाला हिस्सा विषुव है, और ये वाला मान के चलिए इक्वेटर है, ठीक है ना। इसको इधर हमको बनाना चाहिए था, ऐसे बनाना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे ये सूर्य है, और ये ऐसे यहाँ से आया, ये हमारा इक्वेटर है। तो यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पे पड़ा, 90 डिग्री का एंगल बना के, तो इसी को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। विषुव किसे कहते हैं, जब सूर्य का प्रकाश ये विषुवत पे लंबवत यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना करके जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, उसी को विषुव कहते हैं। ये विषुव कब होता है, तो 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। विषुव जो है रेखा पे दो हो गया, एक 21 मार्च को पड़ता है और एक 23 सितंबर को पड़ता है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इन दोनों दिन पृथ्वी पर सभी जगह 12 घंटे के दिन व 12 घंटे के रात होते हैं, सारे सभी जगह, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का पूरा बराबर इक्वल दिन व रात होते हैं पूरे पृथ्वी पे, ठीक है ना। कब, तो जब विषुव होता है। विषुव कब होता है, विषुव किसे कहते हैं, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़े, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़े, तो उसी को विषुव कहते हैं। विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। जब ये विषुव होता है तो पूरे पृथ्वी पे 12 घंटे के दिन व 12 घंटे के रात होते हैं। क्लियर। देखिए आगे, अयनंत क्या है, सोलेस्टिक्स, इसी सोलेस्टिक्स ऋतु में ही आता है ये भी सोलेस्टिक। वर्ष के वह दिन जब सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लंबवत स्थित होता है, वे दिन अयनम कहलाते हैं। हम बता चुके हैं आपको, ये हमारा पृथ्वी है, ये होता है ऊपर मकर रेखा, ये होता है हमारा नीचे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होता है।
और जब ये पृथ्वी है अगर, और ये ऊपर ये बीच वाला हो गया इक्वेटर, ऊपर हो गया मकर रेखा, नीचे हो गया कर्क रेखा। जब सूर्य का किरण इस पे पड़ जाता है तो इसी को हम कहते हैं अयनंत। अगर इस इक्वेटर पे पड़ता तब तो विषुव कहते हैं, विषुवत पे पड़ता तो विषुव कहते हैं। मकर रेखा पे 90 डिग्री एंगल बना के पड़ रहा है, पर लंबवत पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं अयनंत। क्या कहते हैं उसे? अयनंत कहते हैं। जब इस पे पड़ेगा तो उसे भी क्या कहेंगे? अयनंत कहेंगे, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होगा। अयनंत में ही दोनों का नाम अलग अलग। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत स्थित होता है तथा यह दिन ग्रीष्म अयनंत कहलाता है। और यह दिन क्या कहलाता है? ग्रीष्म अयनंत कहलाता है। थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूं मैं। देखिए ये हमारा वो है पृथ्वी, और ये रहा ऊपर का मकर रेखा। जब इस पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है तो उसे कहते हैं क्या? ग्रीष्म अयनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनंत कहते हैं। और ये कब लंबवत पड़ेगा? तो 21 जून को। कब पड़ेगा? 21 जून को लंबवत पड़ेगा। ठीक है, 21 जून पर वो इस पर लंबवत पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनंत कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। अब ये क्या होगा कि ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ा, ठीक है। तो अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सबसे लंबा दिन होने लगा इस वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते आते धीरे 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 जाएगा, यहाँ उत्तर में ज़्यादा लंबा दिन हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? ज़्यादा लंबा दिन हो जाएगा और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है ना? लंबा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा रात हो। इस साइड ये दक्षिण वाला हिस्सा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये है, नॉर्थ साइड वाले में लंबा रात हो जाएगा। इधर लंबा, इस साउथ वाले हिस्से में लंबा दिन हो जाता है और नॉर्थ वाले हिस्से में लंबा रात हो जाता है जब सूर्य का प्रकाश इस कर्क रेखा पे पड़ता है तब। ठीक है ना? तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत स्थित होता है और इस दिन को ग्रीष्म अयनंत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबी रात होती है। अब आइए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत स्थित होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत स्थित होता है तथा इसे शीत अयनंत कहते हैं। और 22 दिसंबर वाले को शीत अयनंत कहा जाता है। बोले ना, अयनंत दो होगा, एक ग्रीष्म एक शीत, तो शीत होता है 22 दिसंबर को। और अब क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबी रात होगी। उसमें क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन और दक्षिणी पे सबसे लंबा रात, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और उसे शीत अयनंत कहा जाता है। ठीक है ना? ये रहा कर्क रेखा, ये रहा मकर रेखा और ये रहा सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ा, लंबवत पड़ा, लंबवत पड़ा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च व 23 सितंबर को इक्वेटर पर और 21 जून को कर्क रेखा पर। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जल्द ही लाऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अगली वीडियो जल्द ही मैं लाऊंगा और पूरा ज्योग्राफी का कोर्स होगा इस पे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी भेजिए और प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।